अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। चैप्टर नंबर 1 है आपके सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, और इसके आज जिस सब टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब आप जो अपनी बुक के पीछे आज पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, ये किन किन तरीक़ों से गुजर कर, किन किन सोचों से गुजर कर इस मॉडर्न फॉर्म में आपके सामने मौजूद है। इस पूरे के पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक की बात करेंगे कि भाई क्या वजह है कि हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ी। फिर डॉबरीनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉजरमेयर क्लासिफिकेशन, एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये 5 टॉपिक्स हैं जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। पीरियोडिक टेबल बनाने की ज़रूरत क्यों आई? देखो, जैसे जैसे चीज़ें आपके सामने मौजूद होती हैं वैसे वैसे अगर आप उनको क्लासिफाई नहीं करोगे तो उनको टैकल करना आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लाइक आप इम्तियाज़ जाते हो और इम्तियाज़ में जाने के बाद आप देखते हो कि वहाँ पर ग्रॉसरी का सेक्शन अलग है, वहाँ पर यूटेंसिल्स का सेक्शन अलग है, वहाँ पर क्लीनिंग का सेटअप बिल्कुल अलग है। तो ये क्यों अलग है? ये इसलिए अलग है ताकि आप एक ही जगह पर जाकर अपनी चीज़ ख़रीद सको। पता चला आप गए टॉयलेट क्लीनर लेने के लिए, बराबर में रखा हुआ है आटा, आप ले ही नहीं पाए। तो जिस तरीके से एक सुपर मार्केट को अरेंज किया जाता है, ऐसे ही जब बहुत सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट हो गए, डिस्कवर हो गए, तो उनको भी फिर इसी तरीके से अरेंज करना पड़ा ताकि उनकी सिस्टमैटिक स्टडी को ईजिली डिस्कस किया जा सके। भाई अब तक 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब मैं अगर एक एक एलिमेंट को स्टडी करने बैठूंगा तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर मैं इसको किसी भी सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन के थ्रू अरेंज कर दूं तो मुझे एक ग्रुप के एक एलिमेंट को पढ़ना है और मैं पूरे के पूरे ग्रुप को समझ सकता हूं। इसलिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत हमें पड़ती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डॉबरीनियर लॉ ऑफ ट्राइड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डॉबरीनियर लॉ ऑफ ट्राइड। सबसे पहला किसी हद तक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की। क्या था ज़रा देखते हैं। This law was put forward in 1829 by a German chemist Johann Wolfgang Dobrinier। जर्मन केमिस्ट थे। 1829 में इन्होंने एक लॉ रखा जिसका नाम था जॉन वुल्फगैंग डोब्रीनियर, और इस पूरे के पूरे लॉ को हम कहते हैं डोब्रीनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड। और वो ये कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, उन एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, अगर मैं अरेंज करूं तीन तीन के हिस्सों में, तो पहले जुमले का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वर अरेंज इन ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब तीन। एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए तीन तीन एलिमेंट्स का जिसमें तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर हो और उनका ऑर्डर क्या हो? असेंडिंग एटॉमिक मासेस। इसका मतलब जो पहले रखा जाएगा, जो पहला एलिमेंट रखा जाएगा उसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा, दूसरे वाले का उससे ज़्यादा होगा और तीसरे वाले का उससे भी ज़्यादा होगा। तो इन ट्राइड्स में जब आप तीन एलिमेंट्स को प्लेस कर दोगे तो पहले और तीसरे का जब आप अर्थमेटिक मीन लोगे, अर्थमेटिक मीन लेने का मतलब आप एवरेज लोगे, तो वो अर्थमेटिक मीन बीच वाले एलिमेंट के बराबर होगा। तो जनाब डॉबरीनियर साहब ने क्या कहा? उन्होंने तीन सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को अरेंज किया। किस हिसाब से अरेंज किया? असेंडिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया। मतलब पहले वाले का एटॉमिक मास सबसे कम, दूसरे वाले का उससे ज़्यादा, तीसरे वाले का सबसे ज़्यादा। फिर पहले और तीसरे के एटॉमिक मासेस का उन्होंने अर्थमेटिक मीन या एवरेज लिया और उसका पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन जो है वो दूसरे वाले के बराबर हो गया। तो ये डॉबरीनियर साहब ने एक एजम्पशन रखी थी। अब इसमें कहीं मुझे कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रही है, डेफिनेटली आपको भी नज़र नहीं आ रही होगी। तो उन्होंने ये किया कैसे, पहले ये देखते हैं, फिर इसके अंदर नुक्ताचीनी भी कर लेंगे। तो जनाब हम लोगों ने एक टेबल बनाया, नंबर एलिमेंट्स विद एटॉमिक वेट्स एंड मीन एटॉमिक वेट्स। पहले नंबर पर हमने देखा कि जनाब मेरे पास अल्कली मेटल्स मौजूद हैं, लिथियम 7, सोडियम 23, पोटेशियम 39। ये तीनों सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं। इनको हमने अरेंज किया असेंडिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से। लिथियम का एटॉमिक मास सबसे कम हमने सबसे पहले लिखा, पोटेशियम का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा हमने सबसे एंड में लिखा। पहले और तीसरे का जब हमने अर्थमेटिक मीन लिया 7 + 39/2 मतलब एवरेज लिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 23, एंड दिस 23 इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। मतलब पहले और तीसरे के एटॉमिक मासेस का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल एक्यूरेट रही। लेकिन जैसे ही आप
आगे बढ़ते हो, मैंने अब यहाँ पर बात कर ली किसकी, 7A ग्रुप की। 7A ग्रुप में मैंने प्लेस किया क्लोरीन दैट इज 35.5, ब्रोमीन दैट इज 80 एंड आयोडीन दैट इज 127। जब क्लोरीन और आयोडीन पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का मैंने अर्थमेटिक मीन या एवरेज लिया तो मेरे पास आंसर आया 81.25 एंड दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है, मेरे पास 81.25 आया। इसका मतलब अब एरर आना शुरू हो गए। इसका मतलब दैट इज नॉट प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि मेरे पास एरर्स आ रहे हैं। इसी तरीके से मैंने तीसरा टेबल भी देख लिया। यहाँ मैंने 2A ग्रुप के एलिमेंट्स को प्लेस किया। स्टार्टिंग फ्रॉम कैल्शियम, द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, स्ट्रोंटियम, द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंटियम इज 88 एंड द एटॉमिक मास ऑफ बेरियम इज 137। इन कैल्शियम और बेरियम मतलब पहले और तीसरे के एटॉमिक मासेस का जब मैंने अर्थमेटिक मीन लिया तो मेरे पास आंसर आया 88.5 दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट दैट इज स्ट्रोंटियम, क्योंकि स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास 88 के बराबर होता है। मेरे पास मीन एटॉमिक मास 88.5 आया है। इसका मतलब कुछ जगहों पर एक्यूरेसी है, कुछ जगहों पर एक्यूरेसी नहीं है, और ऐसा उस वक्त होता है जब आप एक तुक्का मारते हो तो किसी जगह वो तुक्का चल जाता है, किसी जगह वो नहीं चलता। इसका मतलब डॉबरिनियर लॉ ऑफ ट्राइड्स में एरर मौजूद थे। लेकिन हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी भी होती है, तो हम डॉबरिनियर लॉ ऑफ ट्राइड के मेरिट्स और डीमेरिट्स को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब सबसे पहला मेरिट, ये पहली दफ़ा हुआ था कि कोई क्लासिफिकेशन दी गई थी पीरियोडिक फंक्शन के मकसद के हिसाब से। अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? आप लोग असेंबली की लाइन में खड़े होते हो, विद रिस्पेक्ट टू हाइट खड़े होते हो। आपके घर में बहन भाई जब एनआईसी बनवाने जाते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एज जाते हैं। तो इसका मतलब एनआईसी बनवाने के लिए आपके पास जो एज एक फैक्टर मौजूद है और असेंबली में खड़े होने के लिए आपके पास जो हाइट एक फैक्टर मौजूद है, तो ये फैक्टर जिस पर आप अरेंजमेंट करते हो उसको कहते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। तो ये पहले साहब थे जिन्होंने कोई पीरियोडिक फंक्शन हमारे सामने रखा। गलत था एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने एक आइडिया दिया। और वो पीरियोडिक फंक्शन क्या था? पहले और तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लो, उनका अर्थमेटिक मीन ले लो, वो अर्थमेटिक मीन बीच वाले या दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। दूसरी चीज़, इस क्लासिफिकेशन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका उनके एटॉमिक मासेस से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर होता है। मतलब एटॉमिक मासेस और प्रॉपर्टीज़ के दरमियान आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। ये ताल्लुक हम कुछ देर बाद ज़रूर समझेंगे जब हम लॉजिमिक क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो पहला डीमेरिट्स क्या है? इन सम ट्राइड्स ऑल द थ्री एलिमेंट्स possess nearly the same atomic masses, hence the law was rejected। हर जगह हमें एक्यूरेट एटॉमिक मासेस नहीं मिले। कुछ जगहों पर एक्यूरेसी थी, कुछ जगहों पर एक्यूरेसी नहीं थी। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो क्योंकि हमारे पास एरर्स मौजूद थे तो हम इसको एक्यूरेट कंसिडर नहीं कर सकते, इसीलिए ये लॉ रिजेक्ट भी हो गया। दूसरा हमारे पास जो डीमेरिट है वो ये था, द कॉन्सेप्ट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द नोन एलिमेंट्स बट ओनली टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैंने 1A ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्कस किया, मतलब अलगली मेटल्स को डिस्कस किया, प्योरली लग गया, प्रिसाइज था। 2A ग्रुप में नहीं लगा, 7A ग्रुप में नहीं लगा, 3A 4A 5A में बिल्कुल ही नहीं लगा। इसका मतलब ये लॉ हर एलिमेंट के लिए, हर ग्रुप के लिए नहीं था, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए था। इसीलिए ये एलिमेंट फेल हो गया, क्योंकि ये पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहा था, एक लॉजिकल फैक्टर नहीं दे पा रहा था। इस वजह से डॉबरिनियर लॉ ऑफ ट्राइड फाइनली एबॉलिश हो गया, ख़त्म हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात करते हैं। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, ऑक्टेन से निकला है। ऑक्टेट, आप लोगों ने ऑक्टागॉन पढ़ा होगा, ऑक्टागॉन इज अ 8 साइडेड शेप। तो ऑक्टेव का मतलब 8 होता है और इनकी पूरी की पूरी थ्योरी इस 8 के ऊपर ही घूम रही है। तो न्यूलैंड साहब कहते क्या है? दिस लॉ वॉज पुट फॉरवर्ड इन 1864। 1864 में एक इंग्लिश केमिस्ट जिनका नाम जॉन न्यूलैंड था, उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर आप एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करें कि पहले सबसे कम एटॉमिक मास, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के पर्सपेक्टिव में अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करें तो आठवां एलिमेंट बिल्कुल, उस आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल सिमिलर होंगी पहले वाले एलिमेंट के मुकाबले में।
मतलब मैं इसको अगर एक बार फिर से रिपीट करूं तो आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर रहे हो, मतलब पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, एंड सो ऑन। अब जब आप अरेंज करते चले जाओगे तो जब आपके हाथ में आठवां एलिमेंट आएगा, वो आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल पहले एलिमेंट की तरह की होंगी। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि ऐसा किस तरीके से पॉसिबल है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 7 ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7। पहले ग्रुप में मेरे पास लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। यू कैन कन्फर्म योर पीरियोडिक टेबल के जनाब यही सीक्वेंस है एटॉमिक मासेस की। तो मैंने 7 एलिमेंट्स प्लेस कर दिए। पहला लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब मैं आठवां एलिमेंट प्लेस करता हूं तो न्यूलैंड साहब कहते हैं कि आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहला एलिमेंट कौन सा था, लिथियम, उससे सिमिलर होनी चाहिए। और आठवां एलिमेंट मेरे पास सोडियम है। और पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इस बात को कंफर्म कर रहा है कि हाँ जी ऐसा ही है कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक जैसी हैं। इसका मतलब अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के पर्सपेक्टिव में अरेंज करना शुरू करें तो हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज कैरी करता होगा। इसी तरीके से हर नवा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के, 10वां एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के, चौथा 11वां एलिमेंट चौथा एलिमेंट के, मतलब आप ये कह लीजिए कि हर आठवां एलिमेंट अपने ऊपर वाले एलिमेंट के सिमिलर होगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसको जो है वो बिल्कुल अप्रूव करता है कि जनाब ऐसा ही है। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में आपके सामने कुछ गलतियां मौजूद हैं और इनको हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरिट क्या था? दिस लॉ प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर बात की जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बेस प्रोवाइड करने के लिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने एक बहुत की रोल प्ले किया था, क्योंकि आज का पीरियोडिक टेबल बना हुआ इन्हीं ग्रुप्स और पीरियड्स के पर्सपेक्टिव में है। लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, उसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। दूसरा मेरिट क्या था? ऑल नोन एलिमेंट्स वर अरेंज इन टेबुलर फॉर्म। उस वक्त जितने एलिमेंट्स नोन थे हमारे पास मौजूद थे उनको हमने टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। न्यूलैंड साहब ने तमाम नोन एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया था। लेकिन डीमेरिट क्या था उसको भी 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। पहले एक और मेरिट देख लें। द सिस्टम वर्क क्वाइट वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा काम कर गया। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। सिमिलरली लिथियम और सोडियम और पोटेशियम भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। तो लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो इसने बहुत अच्छा काम कर लिया। हाँ जी, हर आठवां एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट के जो है वो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पजेस करता होगा, कैरी करता होगा। लेकिन अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। पहला डीमेरिट, हैवियर एलिमेंट्स को ये फुलफिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही होती हैं, उनकी वैलेंसीज वेरी कर रही होती हैं। यहाँ पर जो है मार खा गए न्यूलैंड साहब कि लाइटर एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया लेकिन हैवियर एलिमेंट्स को अरेंज ना कर सके। दूसरी चीज़, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट एंड ओनली द एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ असेंडिंग एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिस्कस नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। फ़ायदा ये हुआ कि उन एटॉमिक मासेस को अरेंज करने की वजह से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स तो एक साथ आ गए, लेकिन कहीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं आ रही। क्यों? केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड एटॉमिक मास डजंट possess or doesn't reflect any kind of केमिकल एक्टिविटी। वो तो एटॉमिक नंबर डिस्कस करता है। तो जनाब क्या हुआ कि इन्होंने एलिमेंट्स को तो बहुत अच्छे तरीके से अरेंज किया, विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अरेंज किया, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस ना कर सके। इस वजह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी फ्लॉप हो गया, रिजेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा डिमेरिट, नो स्पेसेस वॉज लेफ्ट फॉर द एलिमेंट विच वर अननोन एट दैट टाइम। अगर आप अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखो तो उसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन के बाद आपको नोबल गैसेस नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये बात भी थी कि उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए जगह भी नहीं छोड़ी। तो इसकी वजह से भी इनका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या इनका जो पूरा का पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं।
Many elements were provided wrong position on account of wrong values of atomic masses. क्योंकि उस वक्त तक बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस एक्यूरेटली डिस्कवर भी नहीं हुए थे। तो अगर आप इस पूरे के पूरे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को डिटेल में डिस्कस करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस गलत भी कोट हुए हुए थे। तो टेक्निकली या आप ये कह लें कि फॉर्चुनेटली उनका काम सही साबित हो गया था एट दैट पर्टिकुलर टाइम, लेकिन उसमें एरर्स मौजूद थे और इन्हीं एरर्स की वजह से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को जो है वो एबॉलिश करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन की। लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन बहुत सिस्टमैटिक बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी उनको भी देखते हैं। सबसे पहले अ जर्मन साइंटिस्ट लॉथरमेयर इन 1870 प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन वेट्स ऑफ एलिमेंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम लॉथरमेयर था, उन्होंने 1870 में एक लॉ पास किया, एक ग्राफ बनाया बेसिकली, जिसमें उन्होंने एक्स एक्सिस में एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स को कंसिडर किया और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम होता है इसको वाई एक्सिस पे कंसिडर किया। मतलब अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो उसके दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। एक्स पर इन्होंने एटॉमिक मासेस को डिस्कस कर लिया, कंसिडर कर लिया, वाई पर इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को प्लेस कर दिया और इस मदद से उन्होंने 56 नोन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू किया। अब एक मिनट के लिए बात यहीं रोक देते हैं। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर ही नहीं आ रहे और केमिकल रिएक्टिविटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास किसी भी तरीके से केमिकल रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, और एटॉमिक वॉल्यूम इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि अपीयरेंस को शो करती है। तो आप दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हो, दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर कर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो मालूम कर सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज को मालूम नहीं कर सकते। तो आगे पढ़ने से पहले ही हमारे हाथ में इसका एक डिफेक्ट आ गया कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा। अब आगे बढ़ते हैं। He found elements of similar properties occupy same position on the curve. जब इन्होंने एलिमेंट्स को प्लेस करना शुरू किया तो डिफरेंट कर्व्स बनना शुरू हो गए और इन्होंने देखा कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनकी कर्व पर पोजीशन भी सिमिलर थी। ही ऑब्टेन्ड दैट अल्कली मेटल्स आर ऑन द पीक ऑफ द कर्व। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कली मेटल्स अब जितने भी हैं वो सारे के सारे उस कर्व के पीक पर मौजूद होंगे। उसके बाद द मेटल फॉलोइंग अल्कली मेटल्स आर ऑन द डिसेंडिंग पोर्शन। उसके बाद अल्कली मेटल, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, मेटल है जैसे जैसे आप मेटल की बात करोगे डेंसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, तो जनाब अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग हो जाएगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा कर्व पर। फिर बोरॉन एल्यूमिनियम 3A ग्रुप, ये भी हमारे पास एक मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं और डिसेंडिंग की तरफ चला जाएगा। इसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आर गैसेस, और गैसेस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने एक ग्राफ बनाया, फिर से रिपीट कर दूं। एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास, वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम, 56 नोन एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ और उन्होंने देखा कि जनाब सिमिलर प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट की पोजीशन उन कर्व पे बिल्कुल सिमिलर है। अल्कली मेटल्स पीक पर हैं, अल्कली मेटल्स के बाद वाले मेटल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, जबकि गैसेस जो हैं वो दोबारा ऊपर की तरफ जा रही हैं, असेंडिंग पोर्शन में मौजूद है। और ये उनका ग्राफ था। तो आपको ग्राफ में क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि जनाब सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम रिबीडियम ये पीक पर मौजूद है, मतलब अल्कली मेटल सबसे ऊपर मौजूद है। फिर बेरिलियम और बोरॉन मीन डेंसर मेटल, एटॉमिक वॉल्यूम कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो द हैवियर द एलिमेंट, उसका एटॉमिक वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा। ठीक है, गैसेस का एटॉमिक वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। मेटल का एटॉमिक वॉल्यूम कम होता है क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, दे आर डेंसर इन नेचर, तो वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो था तो बहुत उम्दा, बड़ी अच्छी एक ग्राफिकल फॉर्म में हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही एग्जिस्ट करता है। दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर रहे हैं और दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेरी ज़रूरत को फुलफिल नहीं कर सकती बिकॉज केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। लेकिन कुछ अच्छाइयाँ थी तो हमने मेरिट्स को भी पढ़ना है और डीमेरिट्स को भी पढ़ना है, तो ज़रा देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन।
तो सबसे पहला मेरिट, दिस लॉ प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि आपने पूरे के पूरे प्रोडक्ट टेबल को, पूरे के पूरे ग्राफ को फिजिकल प्रॉपर्टीज के पर्सपेक्टिव में अरेंज किया था, तो इसका मतलब क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से भी की जा सकती थी। लेकिन डेफिनेटली उसमें फिर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। दूसरा मेरिट, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक वेट और फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को भी मालूम किया गया। क्यों? एटॉमिक मास और वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी को शो करता है, डेंसिटी अपीयरेंस को शो करती है। तो मास और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिलेशनशिप के बारे में भी हमने लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा। लेकिन फिर वही बात, कहीं भी मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन के बारे में कोई नॉलेज नहीं मिल रही। डीमेरिट्स की बात करते हैं तो लॉदरमेयर प्रोडक्ट टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाज इनकम्प्लीट एज कंपेयर टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसी साल मेंडलीव साहब ने भी अपना एक पीरियोडिक टेबल भेजा था, उसमें भी कुछ एरर्स मौजूद थे, लेकिन वो ज़्यादा लॉजिकल था, ज़्यादा प्रिसाइज था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अननोन और अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन थी। यहाँ किसी अननोन या अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रिडिक्शन मौजूद नहीं थी, बल्कि सिर्फ 56 नोन एलिमेंट्स को ही अरेंज करने की कोशिश की गई थी। मतलब एक बेसिक चीज़ की गई थी। मेयर क्लासिफिकेशन में मेंडलीव साहब ने एक स्टेप आगे जाकर अनडिस्कवर्ड अननोन एलिमेंट की प्रिडिक्शन भी कर दी थी। दूसरा डिमेरिट, मेयर क्लासिफिकेशन वॉज सपोर्टेड बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन कहीं भी लॉजिकल बेसिस नहीं है, कहीं भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं हो रही। लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एक पीरियोडिक लॉ मौजूद था, और वो पीरियोडिक लॉ क्या था उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे जब हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर रहे होंगे। तो जनाब, लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन के आपने 2 मेरिट्स पढ़े, 2 डीमेरिट्स पढ़े, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, जो कि उस वक्त तक सबसे बेहतरीन पीरियोडिक टेबल था और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक भी था। मेंडलीव साहब की सबसे पहले तारीफ में कुछ कहते हैं, रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव इन 1869 classified elements on the basis of physical and chemical properties unlike earlier classification। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अब तक हमने जितनी भी periodic classification पढ़ी उनमें physical properties तो किसी हद तक कंसिडर की जा रही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव ने 1869 में एक ऐसी क्लासिफिकेशन की जो कि थी ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ का मतलब उन्होंने एक लॉ पेश कर दिया कि जनाब मैंने अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इन बेसिस पर की है। आपने डॉब्रीनियर के बारे में पढ़ा, वहाँ कोई लॉ मौजूद नहीं था, बस पहले और तीसरे एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन ले लें। अगर आप न्यूलैंड की बात करते हैं तो वहाँ भी कोई स्पेसिफिक लॉ मौजूद नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के सिमिलर होता है। लेकिन नोबेल गैसेस के आने के बाद उनका लॉ ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन ने 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आपस में कंपेयर किया और कहा कि जनाब हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा था। मेंडलीव साहब ने एक लॉ पेश किया, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास डिसाइड करेगा कि उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। आपकी आसानी के लिए ये बात अभी बता दूं कि ये भी गलत था, लेकिन इसने एक ऐसी चीज़ दे दी थी जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले इनके पीरियोडिक लॉ को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिसाइड करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसीलिए इसको कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, असेंबली में खड़े होने का पीरियोडिक फंक्शन हाइट, CNIC बनवाने के लिए पीरियोडिक फंक्शन एज। सिमिलरली यहाँ एलिमेंट्स के अरेंज होने का पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक मास, ठीक है। फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के कुछ मेन फीचर्स को पढ़ते हैं। देखो, ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल।
तो मैं अपने आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से किसी हद तक ये सिमिलर होता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें एरर्स मौजूद हैं और मैं अभी कंपैरिजन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ये था कि जनाब इसमें ग्रुप्स मौजूद थे, इसमें पीरियड्स मौजूद थे, अनलाइक अर्लियर, क्योंकि इससे पहले वाले में ग्रुप्स और पीरियड्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया था। डॉबरिनियर में तो बिल्कुल नहीं दिया गया था, न्यूलैंड में दिया ज़रूर गया था, लेकिन उनको ग्रुप्स और पीरियड्स का नाम नहीं दिया गया था। बस इतना कहा गया था कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले एलिमेंट के जितनी हो जाएंगी। लॉदरमेयर में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी, लेकिन मेंडलीव साहब ने हमें ग्रुप्स और पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया, और यही वो वजह है जो मैंने कहा था कि ऑल दो मेंडलीव साहब का काम गलत था, लेकिन इन ग्रुप्स और पीरियड्स ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दी जिसकी वजह से ऑल दो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट ज़रूर हुआ, लेकिन आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनकी सपोज की भी बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें ग्रुप्स हैं, जिसमें पीरियड्स हैं। तो ये तो उनका पूरा का पूरा आपको पीरियोडिक टेबल नज़र आ गया, जिसमें आपको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स भी अरेंज होते हुए नज़र आए होंगे, लेकिन इसमें कुछ एरर्स हैं। एरर्स पकड़ते हैं क्योंकि हम लोग गलतियां पकड़ने के माहिर हैं। तो ज़रा कंपैरिजन देखो, तुम्हारे सीधे हाथ पे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मौजूद है, तुम्हारे उल्टे हाथ पे जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मौजूद है। अब ज़रा बारी बारी एरर निकालना शुरू करते हैं। मुझे कहीं हीलियम नज़र नहीं आ रहा, मुझे अल्कली मेटल्स के साथ कॉइनेज मेटल्स भी नज़र आ रहे हैं। कॉइनेज मेटल्स वो होते हैं जिनसे सिक्के बनते हैं, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है जनाब। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी मुझे ट्रांजिशन मेटल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है जनाब। दूसरी बात, इन्होंने तो एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किए थे, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि थीलियम पहले आ रहा है और आयोडीन बाद में आ रहा है, हालांकि आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है, इसको पहले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। कोबाल्ट और निकल में भी मुझे यही एरर नज़र आ रहा है। तो एरर तो मौजूद थे जिसकी वजह से ये रिजेक्ट हुआ। तो अब हमने इन्हीं मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करना है और देखना है कि जनाब क्या गलती थी। एक और बात, ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन मेंडलीव साहब की एटॉमिक मासेस के हिसाब से हुई है। एटॉमिक मासेस का मतलब क्या हुआ जनाब? मैं अगर आइसोटोप्स की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तीनों आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस अलग हैं। प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2, ट्रिटियम का 3। अगर आप एटॉमिक मासेस के पर्सपेक्टिव में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो तो फिर यहाँ प्रोटियम ही होना चाहिए था, जो कि मौजूद है, लेकिन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस तो अलग हैं। इसका मतलब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को भी प्लेस करने की जगह नहीं थी। तो खैर, हमने एक कंपैरेटिव एनालिसिस तो बना लिया मॉडर्न और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को देखते हुए, लेकिन अब ज़रा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला मेरिट, he left vacant spaces for unknown elements and predict the properties of elements such as gallium, germanium, and strontium, giving them the names of eka aluminium, eka silicon, and eka bromine, eka boron। उन्होंने क्या किया, उस वक्त उन्होंने ये एज्यूम किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं लेकिन आगे आने वाले टाइम में ज़रूर होंगे, तो उन्होंने उसके लिए खाली जगह छोड़ी, दूरअंदेशी का सबूत दिया और उनके नाम भी अपनी तरफ से प्रपोज किए। जैसे सिलिकॉन के बाद आने वाले को एका सिलिकॉन कहा, एल्यूमिनियम के बाद आने वाले को एका एल्यूमिनियम कहा, बोरॉन की कैटेगरी में एल्यूमिनियम के भी बाद आने वाले को एका बोरॉन कहा। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत सारे अननोन एलिमेंट के लिए पहले से जगह बना दी कि जनाब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तो डिस्कवर नहीं हुए हैं लेकिन आगे ज़रूर होंगे और ये उनकी पोजीशन होगी, ठीक है। उसके बाद ही प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक वेट। ना सिर्फ उन्होंने उसको प्रिडिक्ट किया बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की, बल्कि उनके एटॉमिक मासेस भी प्रिडिक्ट की, और ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम था, ठीक है। तीसरी चीज, this periodic table helped to correct atomic masses of some of the element, like the atomic mass of beryllium was corrected as 9, initially 13.5। इस periodic table में बहुत सारे elements के atomic masses को correct भी किया गया, जैसे बेरिलियम जिसका पहले atomic mass 9 था, जिसका पहले atomic mass 13.5 था, जिसको correct करके मेंडलीव साहब ने 9 लिखा जो कि correct था, ठीक है। और जनाब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आज तक एग्जिस्ट करता है, देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो द टेबुलर फॉर्म एंड प्रेडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट मेक द क्लासिफिकेशन मच सुपीरियर टू अदर क्लासिफिकेशन ऑफ दैट टाइम।
ये जो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम ग्रुप कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रोज थी, ये आज तक आज के भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। और यही टेबुलर फॉर्म और फिर अननोन एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल को उनसे पहले और उनके दौर की तमाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से सुपीरियर बनाती हैं। ठीक है, तो ये तो थी खुसूसियात या अच्छाइयाँ मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला डीमेरिट, जैसे कि मैंने कहा कि प्लेसमेंट गलत हुई हुई थी। क्या प्लेसमेंट गलत हुई हुई थी? आयोडीन का एटॉमिक वेट ज़्यादा था, कम था, उसको पहले होना चाहिए था थैलियम के मुकाबले में, लेकिन यहाँ आयोडीन बाद में लिखा हुआ था, थीलियम पहले लिखा हुआ था। इसका मतलब उन्होंने अपने ही लॉ को गलत साबित कर दिया कि जनाब मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन जब बात आयोडीन की आई और उसको पहले आना चाहिए था, तो उन्होंने अपने ही लॉ को वायलेट करके आयोडीन को इर्रिस्पेक्टिव के जनाब उसका एटॉमिक मास कम था, उसको पहले आना चाहिए था, उसको उन्होंने बाद में प्लेस कर दिया और अपने ही लॉ को तोड़ दिया। दूसरी चीज़, यहाँ कोई फंडामेंटल बेसिस मौजूद नहीं थी। अब ये फंडामेंटल बेसिस क्या है? देखो, जब तुम एटॉमिक मास की बात करते हो तो तुम बात करते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी के लिए तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते। केमिकल रिएक्टिविटी के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक मासेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं रहे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे तो इसका मतलब आप उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहे, आप उसका एटॉमिक नंबर नहीं बता पा रहे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप उसकी वैलेंसी नहीं बता पा रहे, जो कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को शो करता है। तो जनाब ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी इन द एंड रिजेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में, इस पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को करेक्ट पोजीशन नहीं दी गई थी जैसे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दी गई है, एक बिल्कुल अलग, क्योंकि उस वक्त लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मौजूद नहीं थी, तो प्लेसमेंट का भी एक इशू यहाँ पर आया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप एलिमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस अरेंज कर रहे हो तो आपने हर आइसोटोप को भी अरेंज करना था, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स वर नॉट गिवन सेपरेट पोजीशन। एक हाइड्रोजन के अंदर ही आपने उसके तीनों आइसोटोप्स को फुलफिल कर दिया और इसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें दे गया जिसकी वजह से मेंडलीव आज भी केमिस्ट्री की लाइफ में ज़िंदा हैं और इनका एक आला मुकाम है। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें चोट देकर चले जाते हैं, लेकिन उनसे कोई ऐसी चीज़ ज़रूर वाबस्ता होती है जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। खैर, बताने का मकसद ये था कि जनाब आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट को इन्होंने अरेंज नहीं किया, करेक्ट पोजीशन मेंशन नहीं की, लैथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को प्लेस नहीं किया, करेक्टली प्लेस नहीं किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जनाब के एलिमेंट्स की कोई बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने कोई गाइडलाइंस नहीं दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अल्कली मेटल्स वर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम कॉइनेज मेटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि अल्कली और कॉइनेज मेटल्स को एक साथ ही प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों, अच्छा दोनों मेटल ज़रूर हैं, लेकिन मेटल्स, प्योर मेटल्स और अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में फ़र्क है। इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने दोनों को एक साथ लिख दिया। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसीज फिक्स्ड होती हैं, जबकि ट्रांजिशन मेटल्स या कॉइनेज मेटल की वैलेंसीज फिक्स नहीं होती। तो जनाब जब आपने दोनों को एक ही डब्बे में बंद कर दिया तो हाथी और घोड़े और गधे को बराबर करने की कोशिश की, और इसकी वजह से भी इनका पीरियोडिक टेबल रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जनाब थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। आई होप कि इसने आपकी बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व कर दिया होगा, लेकिन अगर अभी भी कोई क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है तो जूम के लाइव सेशन में हम लोग इसको लाजमी डिस्कस करेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो हाईलाइट करके रखिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या ऑनलाइन सेशन में पूछ लीजिएगा, डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा। लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे गूगल क्लासरूम के ऊपर। आई बिलीव कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आंसर्स, क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, पूछिएगा, डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।